अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेडियस की डेरिवेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है और लास्ट में हमने एक फार्मूला जो है वो फाइनलाइज किया था रेडियस का कि किसी भी शेल के अंदर रेडियस मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करेंगे, स्टेप वाइज हम आगे चलेंगे और सबसे पहले हम वेलोसिटी जो है उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, बाद में काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में टोटल एनर्जी जो हमारे बहुत काम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी से शुरुआत करते हैं। वेलोसिटी डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो है हम अब शुरुआत करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मालूम करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का जब प्रिंसिपल आया था तो उसमें उसने ये बोला था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की हम मूवमेंट स्पीड या फिर हम उसका जो मोमेंटम है वो हम मालूम नहीं कर सकते। वो किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था। तो फिर भी हम इक्वेशन को देखते हैं और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बताई गई एक वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मैं इक्वेशन आपको दिखाता हूँ। इस इक्वेशन से ही हम जो है आगे चलेंगे। ठीक है, तो वो तो बात की बात है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वो हम आगे जो हमारा हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आएगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसकी एक वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमने बोहर के पास्टुलेट में पढ़ा था कि mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके? nh/2π के। तो आप यहाँ पर देखें कि m हमारे पास जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हमारे पास है वेलोसिटी। तो ये जो r आप देख रहे हैं ऊपर r लिखी हुई है, इस r की जगह पर हम यहाँ पर r की इक्वेशन को पुट करेंगे। तो r की इक्वेशन क्या दी? n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ze²। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो किसके इक्वल है nh/2π के। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये क्वांटिटीज क्या है। तो सबसे पहले m है हमारे पास, m को हम बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.11 × 10⁻³ kg। उसके बाद वेलोसिटी है और बाद में हमारे पास r का मतलब क्या है? रेडियस। उसके बाद n है, n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ शेल। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल। उसके बाद है हमारे पास h का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट। मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो मैक्स प्लांक ने दी थी, तो इसको हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। उसके बाद है हमारे पास पाई। ये पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको भी हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास z हमारे पास है एटॉमिक नंबर। z हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। और उसके बाद है हमारे पास e का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इसका यूनिट जो है मैंने कूलम्स लिखा है। ठीक है, कूलम में इसका वैल्यू ये होगा। उसके बाद हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसको भी हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिर्फ आप समझ लें कि ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज कैंसिल होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे। ये हमारे पास रेडियस की इक्वेशन है जो हमने r की जगह पर पुट की। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 1m है, 2h h² मतलब 2h
तो एक एच है, तो हम इनको कैंसिल करेंगे। तो एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, उसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा v, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ये जेड स्क्वायर हम ऊपर ले जाएंगे और अपान में हम लिखेंगे 2। हमारे पास क्या है 2, एक h बच गया तो h एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बच गई और हमारे पास n बच गया। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। बात समझ में आ रही है। फर्दर स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट है उनको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से आप जानते हैं z एटॉमिक नंबर वेरिएबल है, क्योंकि जैसे ही शेल एटम्स चेंज होंगे या फिर एलिमेंट्स चेंज होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, चेंज होगा। n भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल जो है चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो ई स्क्वायर ये हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 2h एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम करेंगे इंटू जेड अपॉन एन। ये इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया वेलोसिटी का। अब फर्ज करें हम इनके वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो ये मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है nth ऑर्बिट में मानी जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वेलोसिटी की इक्वेशन को याद रखना है, क्योंकि अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई जो है वो इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर, ये उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो v जो है v का मतलब है वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी की, ये जो v है v की जगह मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन डालकर हम उसको करेंगे स्क्वायर। तो आप देखें v की इक्वेशन ये है जो मैंने आपको कही कि आप याद रखें। तो हमारे पास v की इक्वेशन क्या है, ze स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, और इसको करेंगे स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ mz स्क्वायर e की पावर 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अब हम इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा mz स्क्वायर e की पावर 4, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है। बहुत सारे जो मेथड्स है इनके लिए अप्लाई किए जाते हैं, इंटीग्रेट भी किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये सिंपल एक मेथड जो है चूज़ किया है, क्योंकि सब बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आती, तो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती तो ये उनके लिए बेस्ट मेथड है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इनमें से वेरिएबल्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल्स कौन से आपको पता है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, कौन से, एक z स्क्वायर और एक n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, m e पावर 4 8h स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का, जब हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को हमने चेंज किया या फिर सेपरेट किया। फर्ज करें हमने इनके वैल्यूज भी रख दिए, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखा, उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखा, इनका भी हमने वैल्यू रख दिया। तो सब का वैल्यू रखने के बाद हमारे पास लास्ट जो इनका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 13.6 इंटू ये हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। जिसमें ये जो जेड आप देख रहे हैं, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर और एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास लास्ट जो है फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? तो आपको जो है ये एक्सप्रेशन ज़्यादा याद रखना है और लास्ट वाला। तो ये मैं आपको अभी पोटेंशियल एनर्जी में हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ जो वेलोसिटी है। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब पीई जो होती है उसका हमारे पास फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, R भी जानते हैं, रेडियस होता है। Q1 का मतलब होता है चार्ज नंबर 1, या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। Q2 को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो अब इसको हम ऐसा भी करके लिख सकते हैं, Q1 की जगह हम लिखेंगे -E विथ साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव है तो हम विथ साइन लिखेंगे। उसके बाद पॉजिटिव ZE, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव। अपान में हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम ये जो R आप देख रहे हैं, इस R का हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो R का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m ZE स्क्वायर। ये हमारे पास R मतलब रेडियस का एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल होंगे हम उनको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है पाई कैंसिल हो जाती है और कोई कैंसिल नहीं होता। तो पाई जब कैंसिल हो गई तो उसके बाद हम जो एक्सप्रेशन जो बचेगा, जो टर्म्स बचेंगे उनको लिखेंगे और हम लिखेंगे नेगेटिव में, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होती है। तो आप देखें हमारे पास Z 2 है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो भी 2 है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे m Z स्क्वायर e⁴ अपान में हम लिखेंगे 4, ठीक है। अपान में हम क्या लिखेंगे? अपान में हम लिखेंगे 4, हम लिखेंगे h स्क्वायर, उसके बाद 4h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो हम जो है ये टर्म्स लिखेंगे। उसके बाद आप देखें कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये सिमिलर है। किसके सिमिलर है? इसके सिमिलर है, ठीक है, इसके सिमिलर है। लेकिन आप देखें कि इनके सिमिलर तो है, लेकिन ये तब हो जाएगी जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -2m Z स्क्वायर e⁴ अपान 4h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर।
तो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये है हमारे पास, जो किसके सिमिलर है काइनेटिक एनर्जी की। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है और उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब 2 टाइम्स ग्रेटर होती है किसे, काइनेटिक एनर्जी से। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है। तो जब हम इनके वैल्यूज रखकर वेरिएबल्स को चेंज करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो है लास्ट जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा -2 × 13.6 × Z² ये हमारे पास जो है लास्ट फाइनल जो हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो ये आ जाएगा। कैसे आया, पहले तो हमने ये कांस्टेंट और वेरिएबल सेपरेट किए, ठीक है, ये हमने सेपरेट कर दिए। उसके बाद हमने इनके वैल्यूज रख दिए। वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास जो लास्ट फार्मूला आया वो क्या आया, -2 × 13.6 × Z² आप देखिए यहाँ पर क्या है, 13.6 है, यहाँ पर -2 × 13.6 है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है एक तो माइनस है, नेगेटिव है, दूसरा 2 टाइम्स ग्रेटर है किसे, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। तो लास्ट अब हम क्या करेंगे, लास्ट अब हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो बहुत ही एक सिंपल है। तो इसको मैं नहीं मिटाता, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ही टोटल एनर्जी हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी मतलब कि जो है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में जो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी इक्वल है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो है हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, mZ² e⁴ अपॉन 8h² ε0² n², ठीक है। तो इसको हम किससे प्लस करेंगे, इससे हम प्लस करेंगे इसको, ये जो आप पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है माइनस तो है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये खुद हमारे पास क्या है, माइनस है 2mZ² e⁴ अपॉन जो है 8h² n² तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस होने के बाद हमारे पास एलसीएम जो है वो सेम आ जाएगी। एलसीएम क्या हो जाएगी हमारे पास, एलसीएम सेम हो जाएगी, मतलब 8h² ε0² n², ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो टर्म्स है ये नेगेटिव में हो जाएंगी। कैसे, हमारे पास आ जाएगा -mZ² e⁴ अपॉन 8h² ε0² n²। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन है। कैसे आया, हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से क्या किया, हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद ये हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया, जो बहुत ही एक सिंपल है। अब फर्ज करें कि हमने इनके वैल्यूज़ जो है वो रख दिए हैं, हमने इनके वैल्यूज़ पुट कर दिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको सेपरेट करने के बाद वो आ जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -13.6 × Z² अपॉन n²। ये हमारे पास फाइनल जो है फार्मूला है और ये इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ में आ रही है बात। अगर आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किलो जूल्स में चाहिए, जूल्स में चाहिए, तो आप अपने तरीके से इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल्स या किलो जूल्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या फिर ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए।
हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और ये फार्मूला हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत काम देगा। तो अब हम एक दो जो है न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करते हैं। फर्ज करें हमें एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है, हमें एक क्वेश्चन मिला है। उस क्वेश्चन में हमें बोलता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, तो हमने 1 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास ऑर्बिट कौन सा है, सेकेंड, तो हमने 2 लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये है हमारे पास एनर्जी सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम में। फर्ज करें हम जो है थर्ड जो शेल है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड शेल में क्या लिखेंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की जगह हम लिखेंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है उसका ही हमें बोल रहा है। तो अपान में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू 1/9 आ जाएगा। 1/9 क्योंकि 3 का स्क्वायर है, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, थर्ड शेल में। किस शेल में है, थर्ड शेल में। और फोर्थ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर इसकी जो एनर्जी है वो आ जाएगी 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आप जो है वैल्यूज याद कर दें। फर्स्ट शेल में तो सेम ही होती है, सेकेंड शेल में 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और थर्ड शेल के अंदर 1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, फोर्थ शेल के अंदर 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। तो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है किसका, एनर्जी का, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था आज जो हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद जो है अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम उनको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है माइनस इसको आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर आएँ, हमें सब्सक्राइब करें और हमको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।